नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में पत्रम पुष्पम सहयोग भी करें। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं अनुपम मिश्रा जी। स्वागत कर रहा हूं मैं अनुपम मिश्रा जी का जयपुर डायलॉग्स पर एक बार पुनः, और उनसे मैं स्पष्ट और सीधे शब्दों में पूछना चाहता हूं कि पिछली बार जब हमने ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात की थी, तब हम सोचते थे कि हाँ ठीक है कि छोटा-मोटा मामला हो जाए। अब तो लगता है वाक़ई जो है मास्टर स्ट्रोक परिवर्तित कर लिया गया कुछ लोगों द्वारा स्वयं, जो संभवतः एक आराम से बात निकल जाती, चुपचाप रह जाती, उसमें कुछ ज़्यादा बातचीत जो भी है कि हाँ देश के लिए, लेकिन साहब उसको उठा-उठा के इतना पैना बना दिया गया कि अब तो ऐसा लग रहा है कि जो हर शब्द उधर से निकल रहा है, विशेषकर जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं उसमें, उसको देख-देख के लगता है कि यार ये तो मास्टर स्ट्रोक बन गया, और इसको मास्टर स्ट्रोक बनाने में राहुल गांधी की पूरी भूमिका है। वैसे भाजपा के ज्यादातर मामूली दामों को मास्टर स्ट्रोक राहुल गांधी ने ही बनाया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात, शशि थरूर तो आप देखिए, ऐसा नहीं अगर कांग्रेस को छोड़ भी दिया जाए तो शशि थरूर पूरे एक देश का दिमाग बदल देते हैं। एक पूरा मुल्क अपना बयान वापस ले लेता है और उसको कहता है कि नहीं साहब हम उसमें करेक्शन करेंगे। बड़ी बात तो है साहब। और उससे बड़ी बात यह है कि मतलब शशि थरूर तो हमेशा से इनके गले के कांटा थे, ना निगले जा रहे थे ना उगले जा रहे थे। शशि थरूर तो तब से निशाने पे थे जब से वो राजमाता के खिलाफ उन्होंने चुनावी वो भर, जब सोनिया अपने लिए कठपुतली ढूंढने निकली थी, तो जब वो इनको मल्लिकार्जुन खड़गे को ढूंढ चुकी थी, उसमें शशि थरूर जब सामने आ गए कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, तो गांधी परिवार ऐसी भूलें और ऐसी गुस्ताखियां और ऐसी दुस्साहस क्षमा नहीं करता। तो वो तो आपने देखा कि उसके बाद शशि थरूर का क्या हाल किया गया, गौरव गोगोई को उठाया गया, शशि थरूर को गिराया गया, उनको बोलने का टाइम तक नहीं मिल रहा था। तो शशि थरूर तो इनके लिए पहले से एक ऐसा कौर हो गए थे, जब निकले जा रहे भाई अगर आप उनको निकाल देंगे पार्टी से तो एकदम छुट्टा हो जाएंगे, उनको जहां मन होगा वहां जाएंगे। नहीं निकालेंगे तो वो पार्टी के अंदर रह के बोलेंगे, और पार्टी के अंदर किसी को रख के उससे गालियां सुनना, ये तो नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं कि भाई स्वामी को भी रख के गालियां सुनते रहे, सतपाल मलिक को भी रख के गवर्नर पद पे गालियां सुनते रहे, यशवंत सिन्हा को भी रख के गालियां सुनते रहे। राहुल गांधी के लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हालांकि वो तो गालियां भी नहीं दे रहे राहुल गांधी को। अब वो जो बातें कह रहे हैं वो तक तो समझ में आया, लेकिन जब सलमान खुर्शीद कहते हैं कि 370 इस देश का एक बड़ा गलत स्टेप था और उसके हटने के बाद कश्मीर एकदम लहला उठा है, खुशहालियां लौट आई हैं, और 370 के रहते हुए कश्मीर देश से कट गया था, तो सलमान खुर्शीद तो एक ही बयान से नेहरू से राहुल तक सबको धो डालते हैं। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई भाई। मतलब वो सलमान खुर्शीद जो सोनिया जी के लाडले थे, जो सोनिया जी के आंखों के आंसू आके देश को बताते थे बाटला कांड में, वो उन्होंने एक ही बयान से नेहरू से लेके राहुल गांधी तक सबको धो डाला। इसको आप क्या समझ रहे हैं आप? मतलब दिस इज अ काउंटर क्वेश्चन टू यू कि मतलब सलमान खुर्शीद वाली बात बड़ी अजीब रही साहब। साहब आप सलमान खुर्शीद करें, आज तो मनीष तिवारी भी आ गए। मनीष तिवारी भी आ गए, मनीष सब लेकिन यूजुअल सस्पेक्ट्स थे। मनीष तिवारी, शशि थरूर यूजुअल सस्पेक्ट थे। सलमान खुर्शीद इसमें जो आए हैं वो एक आश्चर्य की बात है साहब। अब सलमान खुर्शीद तो उनके खुद के नॉमिनी थे। मतलब आई एम रियली सरप्राइज्ड। नहीं, सरप्राइज तो मुझे उससे ज्यादा सरप्राइज ये है कि आप शशि थरूर के खिलाफ किसको फील्ड करते हैं? उदित राज को। मतलब देखिए, मतलब आपने मतलब मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने फील्ड किया होगा, क्योंकि कांग्रेस भी एक जोकर को फील्ड करने का फैसला लेगी। उदित राज, हु इज उदित राज? उदित राज इज द पर्सन जो कहते हैं कि मैं पोर्न इंडस्ट्री को बड़े नजदीकी से मैंने देखा है, और वो मियाँ खलीफा एक बड़ी उम्दा कलाकार है। इस तरह की नॉनसेंस बकते हैं वो, आए बाय शाएं। मतलब वो सही लिख नहीं पाते, वो सही टाइप नहीं कर पाते, वो सही बोल नहीं पाते। उदित राज तो भारत मतलब एक तरह से लोक सेवा आयोग पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो उनको आगे क्यों? किया गया, क्यों खुद ही कूद के लोक आगे आ सेवा गए। आयोग पे क्यों प्रश्न चिन्ह लगाते हैं? आरक्षण की पैदावार है। आरक्षण में भी भाई, आरक्षण में भी मतलब एकदम पागल आदमी सेलेक्ट हो जाए, बड़ा अजीब बात है भाई, बड़ी अजीब बात है। नहीं तो अब आप आगे क्या देखते हैं साहब कि इसको कैसे डील करेंगे? क्योंकि
इसमें समस्या उत्पन्न ये हो रही है कि आगे सेशन होगा, अब इमरजेंसी के ऊपर सेशन बुलाने जा रही है भाई भाजपा। भाजपा की भी तो आदत है ना, वो कुरेद-कुरेद के जो उनकी जो कमज़ोर नस है, उनको कुरेद-कुरेद के वो और घाव देती है। और बात उसमें होगी ऑपरेशन सिंदूर की भी। तो जब ऑपरेशन सिंदूर में वो फ़ील्ड करेंगे बोलने के लिए लोगों को उसके ऊपर बहस को, तो किसको करेंगे? जो लोग बाहर गए थे, उनकी ओर से, उनमें से एक को भी नहीं करेंगे। मैं अभी-अभी आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ। आप पता नहीं इस प्रोग्राम को कब चलाएँगे, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर मैं प्रयागराज से हूँ, प्रयागराज में हूँ और अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवाई साहब ने कहा है कि मुझे बताया गया है कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल चीफ मिनिस्टर हैं और मैं इस बात से सहमत हूँ। और अच्छा। मैं इस बात से सहमत मैंने मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, मेरा दोपहर का जो मेरा आफ्टरनून एडिशन है प्रयागराज टाइम्स का, वो लिख रहा है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी भी मंत्री मेघवाल जी ने बताया कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री हैं। इलाहाबाद की भूमि ही पावरफुल लोगों की है, योगी जी तो खैर पावरफुल है ही। और योगी जी के मौजूदगी में कहा। अच्छा। आज यहाँ पे योगी जी और सीजे दोनों आए हुए हैं। हाँ साहब, तो बात हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर में मैं समझता हूँ कि एक बीच में एक बात उठी थी कि घर घर सिंदूर भेजाने वाली बात, और अमित मालवीय को पूरे 36 घंटे लगे ये बात कहने के लिए कि वो दैनिक भास्कर की न्यूज फर्जी है। 36 घंटे में मतलब जब घर घर कालिक एकदम मल गई मुंह पे, तो उन्होंने फिर कहा कि साहब ये खबर फर्जी है। हालांकि देखिए ये भी कमाल की बात है, मुझे नहीं लगता ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। हमको लगता है कि वो द पार्टी वाज टेस्टिंग द वाटर्स। इन्होंने एक अनधिकृत तौर पे, एक अनौपचारिक तौर पे इस खबर को लीक किया था। जब इसमें इतना भयानक बैकलैश आया तो उन्होंने इसको फर्जी करार दे दिया। सही बात है। लेकिन इस समय तो अमित शाह भी सुपरमैन हो रहे हैं। देखिए नक्सलिज्म को खत्म ही कर दिया उन्होंने। वो बेचारे चारों तरफ से कर रहे हैं सीज फायर कर दो, सीज फायर कर दो। वो करें सीज फायर। ये कोई ऑपरेशन सिंदूर थोड़ी है, ये तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है। इसमें कोई सीज फायर नहीं होगा। नहीं, मतलब जो लोगों ने दांतेवाड़ा में हमारे 74 जवानों के मरने पे जश्न मनाया था, आज वही लोग कह रहे हैं कि साहब बात करने का मौका तो दीजिए। ऐसा मेल्टडाउन तो हमने देखा नहीं। अच्छा, एक चीज और भी है संजय जी, की आज की तमाम जो युवा जनरेशन, इसको आइडिया नहीं है कि ये नक्सलिज्म हमारे लिए कितना बड़ा खतरा था। मतलब एक समय इनका रेड कॉरिडोर हम देखते थे, देश का 40% हिस्सा इनके पास था, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स इनके पास थी। एंटी एयर, मतलब आप सोचिए, उस दिन मैं देख रहा था उस पहाड़ी पे झंडा फिराने के बाद, जैसे टाइगर हिल पे झंडा फिरा दिया हो, जैसे सियाचिन पे झंडा फिरा दिया हो। देश के गृह मंत्री बयान दे रहे कि हमने फलानी पहाड़ी फतेह कर ली। अपने देश के अंदर एक पहाड़ी पे 40 साल बाद फतेह हो रहा है। आप सोच के देखिए कि कैसा फ्री रन इन लोगों को मिला हुआ था। और ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है जिसको शायद वही लोग अप्रिशिएट कर पाएंगे जो इस इलाके में रहते हैं। देश की बाकी जनता को अभी तक जैसे नक्सलवाद की उतना अंदाजा नहीं था, खासतौर से यंगर जनरेशन को तो बिल्कुल भी नहीं था। और हमने देखा है कि साहब इन्होंने एक देश का बड़ा हिस्सा किस तरह बंधक बना के रखा था। और हमने ये भी देखा है कि इनको अर्बन नक्सल से कैसी कवर फायर मिलती थी। ये तो है। लेकिन अगर आप देखें कि जिस प्रकार से न्यूज़ लॉन्डी और द लायर में डिस्कशंस हो रहे हैं, उसको देख के तो दिल तो हमारा जो है डिस्कशन वो नहीं है, टोटल मेल्टडाउन है। गिड़गिड़ा रहे हैं गिड़गिड़ा रहे हैं कि एक आदमी तो छोड़ दो बात करने के लिए। नहीं, बात करके क्या करेंगे? अब क्या करना चाहते हैं बात करके? वो चाहते हैं बात करें तो हमको दोबारा रीग्रुप करने का मौका मिल जाए, हमको दोबारा इतना 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 मौका मिल जाए कि हम फिर से खड़े हो जाए। अब इतना तो बेवकूफ ना समझे लोगों को। मुझे लगता है कि LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की अब तो कमर फाइनली टूट ही गई है। अब कुछ बचा है नहीं। मुश्किल से 2-4 जिले बचे हैं जहाँ पर उनकी अभी भी थोड़ी बहुत एग्जिस्टेंस है। अभी तो बस्तर जैसे जिले को
बस्तर जैसे जिले को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। सरकारी बस पहले जा एक रही है ही सर जिला वहां। होता था ये पूरा सरकार बस्तर, वहां वहाँ रोडवेज की 7-8 बस जिले गई हो है। गए हैं। बस्तर में रोडवेज की बस पहुंची है। अब बस्तर में तो साहब स्कूल कॉलेजों पे नक्सलों का कब्जा होता था, ये तो कॉलेजेस उड़वा दिया करते थे। तो मतलब आप सोच कर देखें, एक जमाने में बस्तर में सिर्फ और सिर्फ ये प्रोग्रेसिव फिल्मकारों का दखल होता था, जो जाके वहां पे महिलाओं के फोटो खींच के लाते थे। इससे ज्यादा तो बस्तर में घुसना भी अलाउड नहीं था। वो बनी थी ना, क्या बोलते हैं, एक कमला बस्तर के ऊपर, ये कमला कमला प्रकाश 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 झा ने कम, भी तो बनाई थी फिल्म। कमला कमला या ऐसी क्या नाम था उसका, कमला या प्रकाश झा की ही फिल्म थी। लेट मी लेट मी गूगल इट। तो कह तो रहा हूं, उस समय सिर्फ वहां पे प्रोग्रेसिव फिल्मकार ही जा सकते थे। अब नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, ये सारे के सारे एरियाज फ्री होते जा रहे हैं, तो फिर अब ये हमारे बेचारे गरीब नक्सली ये कहाँ जाएंगे? केवल अर्बन नक्सल ही रह जाएंगे? अच्छा, अर्बन नक्सल्स को सारे का सारा जो प्राण वायु मिलती थी वो इन्हीं से मिलती थी, और अर्बन नक्सल क्या करेंगे? अर्बन नक्सलों की कमर तो पहले भी टूट चुकी है। इतना ज्यादा उनमें से लोग जेल जा चुके हैं, और एक आध तो जेल में टपक गए, एक आध जेल के बाहर निकलते ही टपक गए, आपको मालूम है। तो ऐसा नहीं है, अर्बन नक्सलों की कमर तो बहुत समय से तोड़ी जा रही थी। और एक बात समझ लीजिए कि अर्बन नक्सल की कमर टूटने के बाद ही इन नक्सलवादियों की कमर टूटी है। मतलब वो भीमा कोरेगांव वाला जो मामला हुआ था, उसमें जो कार्रवाई की गई, वो एक बहुत बड़ी कार्रवाई साबित हुई इनके लिए, आपका ये कहना है? भीमा कोरेगांव पे बड़ी कार्रवाई हुई। कुछ जैसे मैंने कहा, कुछ कार्रवाई ऐसी भी हुई जो सरकार की तरफ से नहीं हुई, जैसे गौरी लंकेश टाइप की कार्रवाई, जहां पे लोग एकदम, जिनके एकदम नाक तक पानी आ गया था। तो अर्बन नक्सल्स की कमर तो पूरी तरह टूटी हुई है, मैं मानता हूँ। गौरी लंकेश ने तो मुझे भी धमकी दी थी एक बार। अच्छा, हम्म। ऐसा आप भी क्या कर दिया? वहाँ का कुछ हुआ था, ये पिछली कांग्रेस सरकार थी, उस समय की बात है ये। हाँ। तो वहाँ कुछ गणेश उत्सव को लेके कुछ बात हुई थी, तो उस पे मैंने एक किसी का आर्टिकल शेयर कर दिया था। तो वो आर्टिकल शेयर होने के बाद सबसे पहले तो उधर से एफआईआर की धमकी आई। अच्छा, ये वो ज़माना है जब हमारा ये यूट्यूब नहीं चलता था, खाली मेरा खुद का पर्सनल ट्विटर अकाउंट था। तो उसके बाद फिर गौरी लंकेश ने लिखा कि बैंगलोर आओ तो तुम्हारा चप्पलों से स्वागत करूंगी। चपाली से, चपाली मतलब चप्पल होता है, चपाली से स्वागत करेंगे। तो भाई, तो बड़ा गंभीर मामला हो गया, चपाली से स्वागत करेंगे। मैंने भी उसका कोई जवाब दिया, कुछ एक्सचेंज हुआ। और उसके 1 महीने के भीतर भीतर उसकी हत्या हो गई। तो अब मतलब लोगों मैं ने क्या, लोगों मैं, ने ट्विटर पे डिमांड करना शुरू किया कि साहब की एफआईआर में इसका भी नाम लिखो। नहीं, लोगों ने इस मतलब आपसे वार्तालाप को और उनकी हत्या को आपसे कनेक्ट करके तो नहीं देखा। वही तो कह रहा हूँ, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, इससे भी इनकी हॉट टॉक्स हुई थी, इनको भी आप एफआईआर के स्कोप में करो, इन्वेस्टिगेट करो। फॉर्चुनेटली यहाँ तक नहीं पहुंची पूरी प्रकाश चीज। झा की जिस फिल्म की आप बात कर रहे थे, उसका नाम था चक्रव्यूह। चक्रव्यूह, हाँ जी, हाँ जी। उन नक्सलवाद पे बनी थी। उनकी भी बनी थी, एक राजकुमार राव की भी बनी थी ना। राजकुमार बहुत बनी है साहब, बहुत बनी है। और सब में ग्लोरीफाई किया गया इनको, सब में सब इनको में ग्लोरीफाई किया हाँ, देखिए नक्सलवाद को तो इतना ग्लोरीफाई, और ग्लोरीफाई नहीं, जस्टिफाई किया गया। गया। बताया गया है कि साहब, एक जमाने में मिथुन चक्रवर्ती जैसे स्टार कहते थे कि मैं फिल्मों में आने से पहले नक्सलवादी था। बिल्कुल, बिल्कुल। और मोदी जी जो हैं, वो
ही इज गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। यहाँ तक कि नीतीश बाबू जो हैं वो खड़े होके और वहाँ पे मोदी जी का जयकारा लगवा रहे हैं। वही नीतीश ये भी कुमार है। हाँ, लेकिन जयकारा लगवाने से पहले वो मोदी जी का नाम भी भूल जाते हैं। वो पहले अटल बिहारी का जयकारा लगवा देते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक विषयांतर करता हूँ तो दूसरे पे जाता हूँ कि साहब ये जो बांग्लादेश और रोहिंग्या वाले जो लगातार पुशबैक किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये बदस्तूर जारी रह पाएगा और हमारी जुडिशरी बीच में नहीं कूदेगी? अब जुडिशरी की जो बीच में कूदने वाली बात है, तो मैं आज आपकी दूसरी ब्रेकिंग न्यूज दे दूं आपको। आज जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने योगी जी को पावरफुल बताया और कहा साहब आपने बड़ा अच्छा कुंभ कराया है, तो योगी जी ने कहा साहब वो अच्छा कुंभ हमने इसलिए करा लिया कि आप लोगों ने बीच में कोई स्टे नहीं दिया। यकीन माने, मंच से कहा। मंच से और कानून मंत्री की उपस्थिति में कहा कि महाकुंभ में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी भूमिका रही। अब सब लोग उनका मुंह देखने लगे कि साहब इलाहाबाद हाईकोर्ट की कैसे भूमिका रही। बोले अगर इन्होंने स्टे देना शुरू कर दिया होता तो महाकुंभ इतना सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो पाता। मतलब मैं समझता हूँ ये भी ना भूतो ना भविष्यति अनप्रेसिडेंटेड बात है ये सब। सीजीआई के सामने इस तरह की बात कहना। अच्छा, सीजीआई इसीलिए तो उनको मोस्ट पावरफुल कह रहे थे। इसीलिए उनको कहा होगा। देखिए सीजीआई साहब हमारे थोड़ा सा सेंसिबल आदमी नजर आते हैं। जब से मैं जुडिशरी को देख रहा हूँ, जब से मैं जुडिशरी को समझ रहा हूँ, और दर्जनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस को मैंने बहुत क्लोजली देखा है, ये पहली बार किसी जज ने कहा है, कम से कम मेरी जानकारी में पहली बार कहा है कि न्यायपालिका जन साधारण के ओपिनियन से दूर नहीं रह सकती। हम अपने आइवरी टावर में नहीं बैठे रह सकते और ये कहना कि हमको जनता क्या सोचती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात गलत है। क्योंकि मुझसे तकरीबन हर जज ने बड़ा खुल के कहा कि साहब लोग क्या सोचते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो संवैधानिक लिहाज से अपना काम करते हैं। तो पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के स्तर से ये बहुत बड़ा बयान है ऐसा। We cannot be aloof by the general public opinion, from the general public opinion. He said that और CGI कह रहा है, ये बड़ी बात है सर। तो आई होप उसको थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए संकेत समझें। लेकिन जैसा कि मैं दो बातें, एक तो सीजीआई है भी कम समय के लिए, और दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूं कि जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, वो कोई मोनोलिथिक बॉडी नहीं है। अलग अलग लोग, अलग अलग तरह के विचार, अलग अलग तरह के फैसले। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि साहब जिस सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच आदेश करती कि तीस्ता सीदलवाल को पकड़ लाओ और दूसरी बेंच उसी दिन उनको जमानत दे देती है, ये दिखाती है कि एक ही कोर्ट में किस तरह की अलग अलग विचारधारा चलती है और कोर्ट्स विचारधाराओं से चलती हैं। और आई विल ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट कि कोर्ट की विचारधारा बताते हुए मैंने आपसे कहा था कि जुबैर को रिलीफ मिल जाएगी, और पिछली बार जब मैं आपके इसमें बैठा था शो में, तो आपने कहा था, आपने गलत कहा, देखिए जुबैर को रिलीफ नहीं मिली, पर रिलीफ मिल गई साहब, उन्होंने उसको बेल दे दी और दुनिया भर के बयान पारित कर दिए जिससे लगा कि कोई रिलीफ नहीं दे रहे हैं, पर उनको उन्होंने चार्जशीट फाइल करने तक गिरफ्तार न करने की आदेश दे दिया, विच इज इफेक्टिवली अ बेल ऑर्डर, क्योंकि बेल ऑर्डर भी तो चार्जशीट फाइल होने तक ही चलता है। तो अब जितनी रिलीफ दे सकते तो पूरी रिलीफ दे दिया, बस आउटराइट डिसमिस नहीं किया उसके खिलाफ मुकदमे, बाकी तो पूरी रिलीफ दे दी। एक सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते हैं, तो एक बार वो कहते थे इस बात को कि टेल मी द केस एंड टेल मी द जज एंड आई विल टेल यू द जजमेंट। पहले से बता दूंगा मुझे मुकदमा पता चल जाए और जज पता चल जाए तो मैं बता दूंगा उस जज की क्या विचारधारा, उसे फैसला क्या आएगा। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना कहते हैं कि हम बेंच पे बैठते हैं तो ना हमारी जाति धर्म विचार कुछ नहीं बचता, ऐसे कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है कि बेंच की सीढ़ी चढ़ते हुए ही आदमी मानव से महामानव और देवता में कन्वर्ट हो जाए। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल।
अरे वो तो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में लिखा है कि वी परफॉर्म डिवाइन फंक्शंस। वो उनको माई लॉर्ड कहा गया है, न्याय की मूर्ति कहा गया है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिन लोगों ने माई लॉर्ड कहना शुरू किया था उनके उनके यहाँ अब सर और जज कहा जाने लगा। ब्रिटिशर्स ने अपने यहाँ माई लॉर्ड कहना छोड़ दिया। ब्रिटिशर्स ने अपने यहाँ स्कैंडलाइजिंग दी कोर्ट को कंटेम्प्ट मानना भी छोड़ दिया। उन्होंने अब कंटेम्प्ट को सिर्फ इस कारण के लिए रखा है कि अगर कोर्ट के आदेश पालन ना हो तो हमारे यहाँ दो तरह से कंटेम्प्ट होता है, एक तो कोर्ट का आदेश निर्देश पालन ना हो, और दूसरा आप ऐसी कोई बात करें विच टेंड्स टू स्कैंडलाइज द कोर्ट, यानी आपके द्वारा कही हुई कोई भी बात जो माननीय न्यायपालिका की गरिमा गिरा दे। ये जो सेकंड क्लॉज है ये ब्रिटिश कोर्ट से हट गया है। अब आ जाते हैं हम जिस परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न मैंने पूछा था, और वो है बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो हमारे यहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनके ऊपर जो इस समय एक विपदा आई हुई है, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? नहीं, विपदा तो ऐसी आई हुई है कि बहुत मीडिया दिखा नहीं रहा है साहब। ऐसा जिसे कहना चाहिए स्टेट स्टेट शहर शहर गली गली पकड़े जा रहे हैं और हवाई जहाज से लिए जा रहे, मतलब उनको डिटेंशन सेंटर ले जा रहे हैं। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट जब तक इसमें अलंगा डालती रही इन लोग बड़े निश्चिंत थे। वो तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने खुल के 2-3 बार कह दिया कि विदेशी हैं तो मार के भगाओ, बात खत्म, तो उसके बाद से ये इतना पैनिक कर गए कि ये मनोहर कहानियां सुनाने लगे वहां जाके। आप सोच के देखें साहब, कोई किसी को एक लप्पड़ मार देता है तो उसका 4 एंगल से आज के वीडियो चलता है। ये कह रहे हैं 45 आदमी को हाथ पैर बांध के समंदर में फेंक दिया और किसी ने नहीं देखा, तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भैया मनोहर कहानियां मत सुनाया करो। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत को उसको वहीं डिसमिस कर देना चाहिए, पर उसमें डेट दे दी, पर यह भी कहा कि इसे मनोहर कहानियां मत सुनाओ, झूठ बोलते हो तुम लोग यहाँ पे आके। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के सीधे सीधे कहने के बाद भी प्रशांत भूषण जैसे लोग इसको उठाते रहे, बढ़ाते ही नहीं रहे सब, इसको यूनाइटेड नेशन पहुंचा दिया, संयुक्त राष्ट्र बयान लिया है इसके ऊपर। न केवल संयुक्त राष्ट्र बयान ले आए, यहाँ पे उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। और वो भी देखिए ना, और बाकी तो अब खुल के हर्ष मंदर जैसे लोग कहने लगे कि साहब अरे भाई क्या 22-25 हजार आदमी को आप सेंचुरी नहीं दे सकते क्या, इतना छोटा दिल है तुम्हारा? 3 लाख कश्मीरियों को जो कश्मीर के हुआ करते थे उनको कश्मीर से निकाल दिया, और इन लोगों के मुंह से एक बोल नहीं फूटा। अब कह रहे हैं कि भाई आप विदेशी जो हैं 22,000 उनको सेंचुरी दे दो। पहले 22 को भी क्यों दे दें, दूसरी बात 22,000 है नहीं ना, 22,000 है नहीं। अब तो बात इनकी लाखों में नहीं करोड़ों की बात होती है, 2 करोड़ में बताए जाते हैं। वो दोनों मिला के बांग्लादेश हाँ, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मिलाकर। रोहिंग्या, देखिए रोहिंग्याओं की अधिक पॉपुलेशन है भी नहीं, क्योंकि आप अगर देखेंगे और इनके पॉपुलेशन फिगर्स आप म्यांमार के देखेंगे तो इनकी टोटल पॉपुलेशन जो रोहिंग्या है, टोटल रोहिंग्या पॉपुलेशन ही कोई 12-13 लाख है। तो मुझे वो लगता है कि इस समय तो सबसे ज्यादा रोहिंग्या तो कॉक्स बाजार में इस समय जमा है। वो तो एक अपना एक वहां तो पूरा उनका, 10 हाँ, लाख तो पूरा अपना डॉक्यूमेंटेड मुल्क थे ना बना जा वहां रहा है पे। उनका। हाँ, कॉक्सस बाजार वाला जो वहां पर शरणार्थी शिविर है उसमें तो 10 लाख रोहिंग्या डॉक्यूमेंटेड है। अब आप सोच लीजिए, तो सबसे बड़ी जनसंख्या तो वहीं हो गई। तो इसलिए यहाँ पर रोहिंग्या, हर एक को रोहिंग्या कह देते हैं ये, लेकिन बांग्लादेशियों की तो संख्या बहुत अधिक है ही, इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हर जगह मिल जाएंगे, मुझे पता है जयपुर तक में इलाके बसाए गए, और हर बसाने में शहर, हमारे उत्तर भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रभावी मंत्री थे उसमें। उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मोहल्ला ऐसा है जहां पे लोग झोपड़पट्टी डाल के रहते हैं और वो बंगला छोड़ के कुछ नहीं बोलते। देख लीजिए। नहीं, मैं तो फिर मैं आपको वापस ले जाऊंगा उसमें। मैं कह रहा हूँ साहब ये कब तक चलेगा ऐसे? अब भाई वो एक 14 सवाल उनको दे दिए गए हैं, तो उसमें यही चीज तो पूछी गई कि कब तक चलेगा ऐसे। मतलब वो बेसिकली जो आप सवाल पूछ रहे हैं, 14 सवाल में घूम फिर के राष्ट्रपति महोदया ने यही तो पूछा है कब तक चलेगा ऐसे। उसको जवाब देने दीजिए। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि उसका जवाब जस्टिस गवाई के कार्यकाल में चला जाता है या नहीं। हाँ, उसमें ये भी इंटरेस्टिंग बात होगी ना कि फिर कि रेफरेंस में 5 जजेस की बेंच तो बनती ही बनती है मिनिमम।
लेकिन क्या उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पहले 5 जजेस की बेंचेस डिसाइड कर चुकी हैं? उसके बाद भी उसको जो है वो हमारे श्रीमान जी ने जो है वो भविष्य के चीफ जस्टिस महोदय ने बिल्कुल उन्होंने संविधान ही बदल दिया। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि इससे भी ज़्यादा की बेंच आए और उस बेंच में उनको पार्ट बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, ये भी देखने वाली बात है। देखिए अलग अलग तरह की बातें हो रही थी, लोग कह रहे थे सरकार रिव्यू में जाएगी, लोग कह सरकार अध्यादेश लाएगी, सरकार ये करेगी वो करेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार ने बहुत खूबसूरती से इसको हैंडल किया है। और अगर आप ड्राफ्टिंग ऑफ द क्वेश्चंस देखें, इस समय मेरे पास वो उस सवाल सामने है नहीं, मैं उस समय देख रहा था, बड़ी ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड है। वो लिटरली यही बात पूछ रहे हैं कि आपकी ताकत कहाँ तक है, इसकी हद बता दीजिए, और कोई हद नहीं है तो वो भी बता दीजिए। अब उसके बाद से तो साहब अभी जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस है वो तो कह रहे हैं कि साहब हद है, हम तो सब के सब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलेंगे, बाहर नहीं जा सकते। ये बाहर कह रहे देखिए, हैं ये तो सब लोग कहते हैं, कोई नहीं कहता कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाएंगे, कोई नहीं कहता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ताकत देती है कि हम कहीं भी चले जाएं। सोचिए, वो कहते हैं कि तो यही तो पूछ कंप्लीट रहे हैं जस्टिस उनसे के कि लिए वी आपको कैन डू ये एनीथिंग। ताकत किसने दे दी कि आप 142 में संविधान बदल दीजिए? नहीं, तो उन्होंने सीधे पूछा है कि 142 की कोई मियाद है कि नहीं, 142 की कोई हद है या नहीं, कि 142 एकदम बेहद है। सीधे यही सवाल है। तो आपको अगर आप 14 क्वेश्चंस मेरे सामने खुले हुए हैं, आप बताइए आप कौन सा देखिए, पूछना है? 142 जहां पे मेंशन है, जरा उसको पढ़ें आप। देखिए पहले जो आप यानी आप 142 वाला पढ़िए, मेरे ख्याल से 7वां 8वां सवाल है, जरा आप पढ़ें जहां 142 के बारे में उन्होंने पूछा है। देखिए पहले 5 क्वेश्चन गवर्नर के मुताल्लिक हैं। हम्म। जो गवर्नर को उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं, तो उसके गवर्नर का क्या डिस्कशन वगैरह है, वो पहले 5 क्वेश्चंस वो हैं। अच्छा, उसके बाद के 2 क्वेश्चंस जो हैं, वो प्रेसिडेंट के हैं कि साहब कि प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन पे आपका क्या करना है? आप कैसे उसको जस्टिसेबल बना दिया गया। तो 8वां क्वेश्चन भी प्रेसिडेंट का है और फिर 9वां क्वेश्चन ये है कि कि आर्टिकल 200 एंड 201 में है, जब साफ लिखा हुआ है कि आप गवर्नर और प्रेसिडेंट के एक्शंस को क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो ये कहाँ से आ गया? फिर 10th जो है, क्वेश्चन नंबर 10, वो कहता है कैन द एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड द ऑर्डर्स ऑफ ऑब्लिक बाय द प्रेसिडेंट ऑब्लिक गवर्नर be substituted in any manner under Article 142 of the Constitution of India. ये 142 का सीधे सीधे नहीं, है। आगे फिर अगला 13वां सवाल देखिए क्या क्वेश्चन, है। नहीं 13वां क्वेश्चन और है। 11वां तो ये कह रहे हैं कि साहब की लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर और लॉ इन्फोर्स विदाउट द असेंट ऑफ द गवर्नर ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 200 है। इन्होंने कहा कि साहब की ये डीम्ड असेंट मान ली जाए। फिर ये भी पूछा कि 145(3) में ये कहा है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ वाला जो मैटर है वो 145(3) में लिखा है कि 5 जज की बेंच के सामने जाएगा, तो ये कैसे इन्होंने कर दिया। 13वां क्वेश्चन जो है वो ये है कि डू द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टू मैटर्स ऑफ प्रोसीजरल लॉ और आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया extends to issuing directions oblique passing orders which are contrary to or inconsistent with existing substantive or procedural provisions of the constitution or law in force. क्या मनमानी का अधिकार है देखें आपको? देखें 5वां सवाल ये कहता है, और यार जो मैं कह रहा हूं फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस मेरे सामने हिंदी में खुले हुए हैं, कि यदि संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा नहीं तय की गई है, माइंड यू, अगर कॉन्स्टिट्यूशन इस पे साइलेंट है, तो क्या आप तय करेंगे? सीधे पूछ रहे हैं कि जो चीज जहां संविधान नहीं ऐसी कोई सीमा तय कर रहा है, तो वहां क्या आप तय करेंगे? फिर ये कहते हैं कि क्या राष्ट्रपति के निर्णय को कोर्ट में आप चुनौती ले लेंगे, क्या आप उनके फैसलों पर समय सीमा तय करेंगे?
क्या हमें आपसे राय लेना आवश्यक है? क्या हमारे फैसलों को लागू होने से पहले ही आप सुनवाई कर लेंगे? क्या आप 142 का उपयोग करके राष्ट्रपति और राज्यपाल के निर्णयों को बदल देंगे? तो मतलब उन्होंने सीधे सीधे 142 को, 142 में ही सब कर रहे थे ना ये, तो उन्होंने 142 की हदें पूछ ली हैं। आप बताइए आप 142 में क्या क्या कर लेंगे, क्योंकि 142 आपको कंप्लीट जस्टिस करने की पावर देता है, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट जस्टिस। तो वो कंप्लीट जस्टिस उन्होंने पूछ लिया कि साहब कंप्लीट जस्टिस में आप कहां तक जाएंगे, जहां पे संविधान आपको ताकत नहीं दे रहा है, क्या आप वहां भी जाएंगे? मैं मानता हूं कि ये सवाल बहुत इंटेलिजेंट है और इनका जवाब देने के बाद सुप्रीम कोर्ट की अपने हाथ बन जाएंगे, बहुत अच्छे से, बड़े इफेक्टिवली बन जाएंगे। और या फिर सुप्रीम कोर्ट खुल के कहेंगे संविधान कुछ नहीं, जो मैं कहूंगा वही होगा। करेक्ट, ये तो बात बिल्कुल सही है। तो इसीलिए तो आपको ये नहीं लगता कि ये जो जज साहबान अपना हाथ खींच के बैठे हुए हैं, वैसे जस्टिस सूर्यकांत जो हैं वो थोड़े से कंजर्वेटिव जज माने जाते हैं, वो जो है वो बगैर मतलब कि इधर-उधर वो नहीं करते। मैं क्यों, नूपुर शर्मा केस में मेरे ख्याल से वो भी थे। लेकिन वो कमेंट जो था वो जो दूसरे वाले जो हैं 142 वाले उन्होंने ही पास किया था। नहीं, मेरे ख्याल से जस्टिस सूर्यकांत का कमेंट था। उनकी बेंच थी दोनों लोगों की। नहीं, आपने देश में आग लगा दी, जस्टिस सूर्यकांत का कमेंट था। दोनों लोगों ने कहा था, जस्टिस सूर्यकांत ने भी कमेंट कहा था। बस अंतर इतना है कि जस्टिस सूर्यकांत सीम्स टू हैव समवॉट मेलोड आफ्टर दैट कंट्रोवर्सी। लेकिन देखिए पारदीवाला साहब को देखें, जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट ये जो ऑर्डर करते हैं जिसमें ये राष्ट्रपति की समय सीमा तय करते हैं, पूरी दुनिया में हंगामा मच जाता है। उसके 2 दिन बाद तो एक और आदेश कर देते हैं। ये 2 या 3 दिन बाद एक और उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल आदेश कर दिया। मुझे ख्याल में नहीं आ रहा, अगर आपको हो तो याद दिलाएं जरा। जस्टिस पारदीवाला ने मुश्किल से 2 या 3 दिन बाद एक दूसरा आदेश कर दिया, तो जो बड़ा कंट्रोवर्शियल था। तो साहब वो तो विशेष कृपा पात्र है ना। यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन सभी को पता है कि वो लोगों की सीनियरिटी लांघ के कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। वो उसमें किसके कृपा पात्र हैं, थोड़ा बहुत वो गुजरात के भाजपा वालों से पूछेंगे तो पता चल जाएगा आपको। इससे ज्यादा मेरे विचार से कुछ कहना उपयुक्त नहीं है। नहीं तो क्या जी, देख, मैं अभी देख रहा था पारदीवाला साहब ने एक अभी उसके बाद एक ऑर्डर और किया था। बस वन मोर ऑर्डर जो उन्होंने किया था, और उसके मुश्किल से जो उन्होंने राष्ट्रपति वाले आदेश के बाद फिर से एक उन्होंने आदेश किया था, और मुझे मिल नहीं रहा है। लेट मी सी, अगर मैं वो आदेश देख सकूं तो। चलें साहब, यू प्लीज कंटिन्यू, मैं देखता हूं इसको। जी, मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि साहब आपने आरंभ में ही कहा कि साहब के सबसे मजबूत मुख्यमंत्री बता दिया गया है योगी जी को। आजकल चूँकि ऑपरेशन सिंदूर इतने दिनों से चल रहा था, तो लगभग 1 महीने से योगी जी के जो कार्यकलाप हैं, उनके ऊपर कुछ विशेष चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन मुझे लोग बता रहे हैं कि साहब कि उनका जो कार्य करने का जो अंदाज़ है, वो पहले से भी ज़्यादा तेज़ होता जा रहा है। तो ऐसा क्या है? थोड़ा जनता को बताएँ, क्या हुआ है ऐसे बीच में? हम लोग ऑपरेशन सिंदूर में व्यस्त होने के कारण उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाए। नहीं, मैंने साहब इस पे अपने चैनल घूमता आईना पे 2 शो बैक टू बैक किए हैं, और मैंने बताया कि योगी क्यों खामोश हैं। वो इतना तेज काम हो रहा है क्योंकि अभी एक चीज नजर में आई है। हाँ देखिए, मैं आपसे कह रहा था ना, पारदीवाला साहब का दूसरा आदेश, जिसमें उन्होंने ये आर्बिट्रेशन वाला मामला जो कि संसद से पास भी नहीं हुआ था, उस पर उन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए कह दिया। ये 2 हाँ, आदेश हाँ। उन्होंने बैक टू बैक किए थे साहब, दोनों पारदीवाला साहब ने किए थे। तो अच्छा,
जहां तक योगी जी की बात है, मैंने आपसे बताया, मैंने इस पे 2 शो किए हैं, मैंने बताया कि किस तरह वो नेपाल बॉर्डर पे बिजी हैं। और ये बात चूंकि वहां से लगातार जो एक इन्फिल्ट्रेशन आ रहा था, और वो इन्फिल्ट्रेशन किस तरह मस्जिद मस्जिद और मदरसा मदरसा ट्रैवल कर रहा था। मतलब आप देखिए, बॉर्डर से नेपाल से मतलब बिहार से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से लोग घुसते हैं, वो नजर आते हैं, गोवा में नजर आते हैं, उत्तराखंड में नजर आते हैं, हिमाचल में नजर आते हैं, और वो खास तौर से जम्मू में नजर आते हैं, बड़ी मात्रा में दिल्ली में नजर आते हैं। मैंने बताया था कि किस तरह जीटी रोड के दोनों तरफ, पूरा बंगाल से लेके अमृतसर तक, किस तरह जीटी रोड के दोनों तरफ मुस्लिम बस्तियां बसाई जा रही हो, किस तरह जीटी रोड के दोनों तरफ मस्जिदें बनाई जा रही हैं और मदरसे बनाए जा रहे हैं। चूंकि जीटी रोड का सबसे बड़ा हिस्सा तो उत्तर प्रदेश से ही गुजरता है, तो साहब वो इसमें लगे हुए हैं। उन्होंने उस समय बॉर्डर पे 300 से ज्यादा मस्जिदें और मदरसे गिराए हैं पिछले 1 हफ्ते के अंदर। एकदम जिसे कहना चाहिए, अगर उनका समर्थक होकर भी मैं कहता हूं, जैसे एकदम बुलडोजर पागल हो गया। और आप देखिए कि कल पूरे देश में पूरे मुस्लिम समुदाय ने हैशटैग चलाया और हजारों तरह के मीम्स बनाए। मैं आपको दिखाता हूं, जिसका नाम है उसका, उस हैशटैग का और उन मीम्स का नाम है एक कौन सा, एक सेकेंड, लेट मी सी शो यू। मैं तो इतना जबरदस्त कल हैशटैग चला है। कल शाम को 7 से 8 बजे के बीच में मौलाना मोहम्मद मदनी कह रहे हैं कि हम जान पे खेलने के लिए तैयार हैं, हम जान दे देंगे, पर जो हो रहा है वो होने नहीं देंगे। और ये रहा हैशटैग, मैं आपको दिखाता हूं। तो और ढेर सारे इसमें पिक्चर्स बने हैं बुलडोजर को लेके। क्या नाम दिया उन्होंने, मैंने कल अपने शो का नाम ही इनफैक्ट वही दिया था। जस्ट अ सेकेंड, आई टेल यू। ये रहा, यस, नफरती बुलडोजर। नफरती ये देखिए देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, मैं आवाज बंद कर दे रहा हूं। देखिए किस तरह कितने ढेर सारे नफरती बुलडोजर कल में, और ये इतना जबरदस्त हैशटैग चल रहा है क्योंकि महमूद मदनी भी अनबन बक रहे हैं इस समय। और ये देखिए, जस्ट वॉच दिस, ये देखिए, नफरती बुलडोजर। स्टॉप नफरती बुलडोजर। ये देखिए, और ये सब एकदम हंगामा मचा हुआ है। योगी जी पूरा जीटी रोड खाली कराने पे आमादा है, योगी जी पूरा नेपाल बॉर्डर खाली कराने पे आमादा है। क्योंकि योगी जी को एक बात समझ में आ गई कि जो ये इन्फिल्ट्रेशन होता है और जो लोग ट्रैवल करते हैं, वो ट्रैवल होटल नहीं करते हैं, वो ट्रैवल मदरसा और मॉस्क करते हैं। तो जिन अवैध मदरसों और मॉस्क से वो निकल रहे हैं, उन सबको उन्होंने एकदम डिमोलिश करना भयानक रूप से शुरू कर दिया। और कई जगह तो मुस्लिम समुदाय खुद अपने हाथों से इनको गिराता हुआ नजर आया। और सिर्फ योगी नहीं कर रहे हैं, इधर आप देखिए, शायद एक दिन दिल्ली में नहीं जाता जब बुलडोजर ना चले। दिल्ली में चल रहा है। अहमदाबाद में आपने देखा कि वो कौन सी चडोरा लेक थी वो खाली कराया। कल उन्होंने कौन सा एक और बहुत बड़ी जगह खाली कराया। कल फिर अहमदाबाद में बड़ा बुलडोजर चला। गुजरात में बुलडोजर चल रहा है, दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, कहीं बिहार में भी नजर आया। तो आप समझिए कि इस समय वो जो बुलडोजर एक्शन है, तो जो आज सीजीआई कह रहे थे कि इज द मोस्ट पावरफुल सीएम, वो योगी जी उसको साबित कर रहे हैं। और चूंकि इस समय एकदम फुल टाइम एक्शन। अच्छा, एक चीज और भी आप समझिए, बुलडोजर चलाना सिर्फ एक मैकेनिकल कार्रवाई नहीं है ना, उसमें यह भी देखना पड़ता है कि उसके बाद कोई लॉ एंड ऑर्डर समस्या ना आए। अब जैसे परसों सहारनपुर में बुलडोजर चला, तो सहारनपुर में बुलडोजर चलाने के पहले उस इलाके का ड्रोन सर्वे किया गया, और ड्रोन सर्वे करके देखा गया कि मुस्लिम गांव और हर गांव की छत पे पत्थर इकट्ठा है। तो फिर घर घर पुलिस गई उन लोगों से कहने, उन्हीं लोगों से पत्थर ढोवाए, उतार के नीचे लाए उन लोग। तो उसके बाद जब उन्होंने पत्थर उतार दिए तो उसके बाद मस्जिद गिराएगी। तो आप समझिए ना कि ये एक इट्स ए हरकुलियन एक्सरसाइज। केवल बुलडोजर नहीं चलाना ना, ये भी देखना है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो। ये तो गंभीर समस्या है साहब। ऐसे तो और बेचारे बांग्लादेशी जो है, आप और जो है वो देखिए 2 करोड़ ऑपरेशन बांग्लादेशी को 140 करोड़ के देश में खपा नहीं सकते। बताइए कितने संकुचित हृदय है आप। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मतलब हर स्टेट में तमाशे हुए, हर स्टेट में पाकिस्तान के फेवर में तमाशे हुए। उत्तर प्रदेश में कोई तमाशा नहीं हुआ। एक आध लोगों ने सोशल मीडिया पोस्ट किया, तुरंत अगले दिन लंगड़ाते हुए उनकी फोटो आई, उसके बाद खत्म। हाँ, ये तो और ये आपको तो भूलना बात नहीं हो गई। चाहिए कि सबसे बड़े मुस्लिम जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही है। हाँ, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं। एब्सोल्यूट नंबर्स में तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में ही है, और उत्तर प्रदेश से ही पाकिस्तान बना था। ये भी इतिहास का एक यस 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 गौरवपूर्ण अध्याय है। यस यस यस। उत्तर प्रदेश वालों ने बड़े दिल का परिचय दिया, कांग्रेस बनाया पर पाकिस्तान बनाया पर गए नहीं। ये नहीं।
ये बड़ा और कहा इल्ज़ाम कि हम था। और पाकिस्तान यहाँ रहकर ही बनाएँगे। और वो योगी जी होने नहीं दे रहे, ये दिक्कत है। कमलेश्वर की एक किताब है, कितने पाकिस्तान, हालाँकि उसका कथानक कुछ और है, पर उसका टाइटल यही है, कितने पाकिस्तान। हुँ। तो आइए फिर आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। अनुपम जी को भी बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।